हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो 8 तारीख को केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होना है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि पूरा केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट हमारे जो चैप्टर हैं सारे के सारे, उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर अगर हम परीक्षा के अंतिम टाइम ज़्यादा फोकस करें तो हम अच्छे मार्क शायद ला सकते हैं। इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से। उम्मीद करते हैं कि आप इस चर्चा को, इस बात को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उन चैप्टर पर अधिक फोकस किया जाए जिससे कि आप अच्छे मार्क प्राप्त करें। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो प्रेशर बिल्कुल भी न लें, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत बड़ा होता है। उसको हमने भी फील किया है अपने समय में, और आज भी जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो उस प्रेशर को फील करते ही करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एग्ज़ाम में। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है प्रेशर में, है ना। प्रॉब्लम्स होती है प्रेशर की वजह से, घबराहट होती है लोगों को। तो उस घबराहट को कम करने के लिए हम अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रख सकते हैं कि हम अच्छा करेंगे, ऐसे हम अपने आप से वादा करते हैं। मोटिवेशन अगर बना रहेगा, घबराहट कम होती है, टेंशन कम होती है। सबसे पहला चैप्टर अगर हम देखें केमिस्ट्री का तो हमारा सॉल्यूशन नामक जो चैप्टर है वो हमारा पहला चैप्टर है। और उस चैप्टर में अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें तो सबसे पहले हम लोग उसमें मोलरता, मोललता, नॉर्मलता वगैरह पढ़ते हैं, मोल अंश पढ़ते हैं। इनके डेफिनेशंस आपको आने चाहिए। डेफिनेशन के साथ साथ सारे के फार्मूले जितने भी हैं सब फार्मूले आपको इनके आने चाहिए, सूत्र वगैरह आने चाहिए, और इन पर बनने वाले न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए। कैसे किसी भी न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करें, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। उसके बाद में हमारा दूसरा जो टॉपिक्स होते हैं इम्पोर्टेंट, वो होते हैं हमारे अणुसंघ के गुणधर्म। अगर हम अणुसंघ के गुणधर्म की बात करें तो वो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की स्टडी में ही आते हैं, जिसमें सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम है, उनके सूत्र, उनकी परिभाषाएं, उन पर बनने वाले न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। क्वथनांक में उन्नयन, इसके परिभाषा, उनके सूत्र और उनके न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। हिमांक में अवनमन, उनके परिभाषा, उनके सूत्र आपको आने चाहिए। और परासरण दाब जो हमारा लास्ट जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो उसका परिभाषा, उसके सूत्र आपको आने चाहिए। अगर ये बातें आपको जो अभी हमने बताई सारे के सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, इनको हिंदी में हम अणुसंघ के गुणधर्म के नाम से भी जानते हैं, तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर में हमारा प्रतिपरासरण भी पूछा जाता है, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ के नाम से जानते हैं, वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की स्टडी में आता है। हेनरी का नियम पढ़ के आपको जाना है, और हेनरी के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है ना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने इस चैप्टर की बताई। उसके बाद हम विद्युत रसायन की अगर हम बात करें तो विद्युत रसायन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा ननस्ट समीकरण। ननस्ट समीकरण को आप तैयार करके जाएं, ननस्ट समीकरण को आप याद करके जाएं, और उस पर बनने वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी आप अनसोल्ड पेपर वगैरह से देख के या बुक्स वगैरह में देख के या मॉडल पेपर में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे हम जो ननस्ट समीकरण पर आधारित हैं, जिसमें ईएमएफ वगैरह पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वगैरह पूछा जाता है, वो आप ज़रूर तैयार करके जाएँ। इसमें आप कोलराउस के नियम को याद करके जाएँ, उस पर बनने वाले न्यूमेरिकल याद करके जाएँ, है ना। मोलर चालकता आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए, वो आप याद करके जाएं, उनके फार्मूले और उन पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, पूछे जाते हैं, वो आप तैयार करके जाएं। ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक थे।
इसके बाद में इसी चैप्टर में फैराडे के नियम आते हैं, जो फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, फैराडे के दोनों नियम को आप याद करके जाएंगे अच्छे से। ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए ये विद्युत रसायन के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। इसमें बैटरी वगैरह भी आप देख सकते हो, एक नज़र में बैटरियाँ वगैरह भी आप याद करके जाएँ, बढ़िया रहेगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारा अगला चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की कोटि बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, जो कि K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 बेस A अपॉन A-x के नाम से जाना जाता है। इस समीकरण को आप डेरिवेटिव समीकरण डेरिवेशन से करा जाता है और इस पे बनने वाले सवाल आप तैयार करके जाओ। ये जरूर पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है जिसमें कभी कभी K पूछ लिया जाता है, कभी T पूछ लिया जाता है और इस पर एक समीकरण बनता है अर्धआयु का, जिसमें हम बोलते हैं T आप बराबर 0.693 अपॉन K बराबर 0.693 अपॉन T आप। तो इससे हमारा वेग स्थिरांक K और T हाफ अर्धआयु भी पूछ ली जाती है और रिलेशन है एक आपस में, वो भी आप बढ़िया तरीके से उसको पढ़ के जाएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इनके जो वेग स्थिरांक हैं कि उनके यूनिट पूछे जाते हैं, उनकी इकाई आपको आनी चाहिए। इसके बाद इसमें पूछा जाता है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स की स्टडी में ही आती है। ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है। रासायनिक बलगतिकी में इतना ही आपको बढ़िया से तैयार करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो हमने आपको बताए। आर्हीनियस समीकरण आप याद कर सकते हैं, इसमें और जोड़ सकते हैं, आर्हीनियस समीकरण वगैरह आप देख के जाएँ। इसके बाद में जो हमारा अगला चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आपको एफ और डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको तैयार करके जाने हैं और लेंथेनाइड और एक्टेनाइड आकुंचन वगैरह पूछा जाता है, वो आप तैयार करके जाएंगे। इस चैप्टर में जो हमारे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो एलिमेंट होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि अगर आप देखें चुंबकीय गुण वगैरह होते हैं, है ना, रंगीन आयन का बनना वगैरह पूछा जाता है। उसके बाद उत्प्रेरकीय गुण पूछे जाते हैं, है ना, संकुल यौगिकों का बनना पूछा जाता है। तो ये सारी बातें जो इनकी जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी वगैरह हैं वो आपको तैयार करके जाना ही जाना है इस चैप्टर के अंतर्गत, राइट। और इसके बाद में हमारा जो अंतिम चैप्टर इसमें आता है वो है उपसंयोजन रसायन, इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कह सकते हैं, संकुल यौगिकों का रसायन कह सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है, कुछ नाम दे दिए जाते हैं हमें, उनकी संरचना बनवाई जाती है और कुछ संरचनाएं या संरचना सूत्र वगैरह दे दिए जाते हैं, सूत्र दे दिए जाते हैं और उनके हमें IUPAC नाम बनवाए जाते हैं। नाम से सूत्र बनाना और सूत्र से नाम बनाना भी इसमें पूछा जाता है, वो आपने अपने क्लास में पढ़ा होगा, वो आप बढ़िया से तैयार करके जाएँ। मिनिमम दो जो है इसी चैप्टर में अगर हम देखें आगे जो है कुछ समावयवता वगैरह भी बच्चों पूछी जाती हैं, जैसे कि प्रकाशिक समावयवता हो गई, ज्यामितीय समावयवता हो गई, इसमें सिस और ट्रांस के बारे में पूछा जाता है। और एक बंधन समावयवता होती है, एक कहिएगा बंधन समावयवता के बाद में लिगेंड वगैरह से संबंधित कुछ और समावयवता वगैरह इसमें पूछी जाती हैं, क्लीड वगैरह पूछे जाते हैं। उसके बाद एक दंती, द्विदंती, है ना, तीन दंती, बहुदंती लिगेंड के बारे में भी पूछा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं, उनको आप बढ़िया से पढ़ के जाएं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है वो मैंने आपको बता दिया कि सूत्र से नाम बनाना IUPAC और IUPAC नाम से सूत्र बनाना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हर वर्ष एग्जाम में पूछा ही गया है, हर वर्ष पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन वगैरह पढ़ते हैं, उसमें हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इनकी नेमिंग रिएक्शन, जैसे कि बुटोस अभिक्रिया, बुटोस फिटिंग है। उसके बाद में अगर आप देखें इसमें एक फिंकल-स्टीन अभिक्रिया पूछी जाती है और एक स्वार्ट वगैरह पूछी जाती है। ये जो नेमिंग रिएक्शन है वो आप 100% बढ़िया से तैयार करके जाएंगे। उसके बाद इसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि आती है, जो कि एथिल अल्कोहल और एसीटोन वगैरह से हम क्लोरोफॉर्म इसमें बनाते हैं। इसी चैप्टर के अंतर्गत एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि भी पूछी गई है, वो आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में हमारा आता है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आप ये बात ध्यान रखना कि एल्कोहल बनाने की विधियाँ
और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, फिनॉल बनाने की विधियाँ, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे ही आप कीटोन बनाने की विधियाँ और उनकी प्रॉपर्टी। एसीटोन बनाने की विधि पूछी जाती है, फिनॉल बनाने की विधि पूछी जाती है, और एल्कोहल में एथिल एल्कोहल बनाने की विधि पूछी जाती है। एथिल एल्कोहल को स्टार्च से बनाते हैं, है ना। ये सारी की सारी बातें जो हैं हमने आपको बताई, जो एथिल एल्कोहल को बनाने की जो विधियाँ हैं वो आपको बहुत अच्छे से। तो इसके बाद में अगर हम इसमें देखें, तो अगर आप देखें इसमें, तो एथिल एल्कोहल वगैरह बनाने की जितनी भी विधियाँ हैं, जितने तरह से मॉडल पेपर्स वगैरह में दिए हैं, वो आप तैयार करके जाएंगे बढ़िया तरीके से। और एसीटोन को अच्छे से पढ़ के जाना है, कीटोन वगैरह आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आती हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित, वो नेमिंग रिएक्शंस है। कुछ कैनिजारो है, जैसे स्टार्ड है, रोजेनमुंड है ना, और गाटरमान अभिक्रिया है। तो ये सारी की सारी जो नेमिंग रिएक्शन है वो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि उन वो रिएक्शन ज़रूर आती हैं पेपर में, पूछी ही जाती हैं, है ना। उसके बाद में अगर हम देखें, अगला चैप्टर हमारा जो है वो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें अगर आप देखें एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, कीटोन बनाने की विधियाँ और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनके जो रासायनिक गुण हैं वो आप पढ़ के जाएंगे। और इनसे इनकी जो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं वो जरूर पढ़ के जाएंगे। जैसे कि इस चैप्टर में एक रिएक्शन होती है HBZ के नाम से पूछी जाती है, इसको पूरा नाम होता है हेल-वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया, वो आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से, है ना। और इसकी और भी बहुत सारी रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी, तो वो आप ज़रूर पढ़ के जाएँ अच्छे से, है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनमें थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को पढ़ने में, क्योंकि रिएक्शंस होती हैं बहुत सारी और वो याद भी नहीं रहती लास्ट टाइम तक, बहुत सारी रिएक्शंस, है ना। तो उनको बहुत अच्छे से लिखकर रिएक्शन को याद करेंगे तो याद हो जाएंगी, है ना। अच्छे से याद करेंगे तो हो जाएंगी। इसके बाद नाइट्रोजन के यौगिक हैं, इसमें एथिल एमीन एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के नाम से है, जो एथिल एमीन की बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है अक्सर परीक्षा में, वो आप तैयार करें। और उसमें कुछ रिएक्शंस वगैरह हैं, वो आप बढ़िया से तैयार करेंगे। जैव अणु में अगर आप देखें तो प्रोटीन की जो संरचनाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वो आप तैयार करके जाएं, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो फिशर की संरचना है, हॉवर्थ की संरचना है, वो आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना आना चाहिए आपको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बनाना। अल्फ़ा बीटा जो संरचनाएं होती हैं वो आपको आनी चाहिए अच्छे से, क्लियर, है ना। इसके अलावा विटामिन्स वगैरह इसमें पूछी जाती हैं, न्यूक्लिक अम्ल वगैरह इसमें पूछे जाते हैं, जैसे DNA वगैरह पूछा जाता है, RNA वगैरह पूछा जाता है। तो DNA की जो आपका डबल हेलिक्स बार्टसन एवं क्रिक मॉडल है वो आप तैयार करके जाएंगे, उससे संबंधित बनता है, वो परीक्षा में आता रहता है ना। इसके अलावा अगर आप देखें इस चैप्टर में हार्मोन्स वगैरह आपको पढ़ के जाना है, हार्मोन्स पूछे जाते हैं परीक्षा में, हार्मोन्स वगैरह पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। तो ये सारी की सारी बातें जो हमने आपसे की वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। अब अगर हम देखें तो परीक्षा को की तैयारी जब हम करते हैं तो जो भी टॉपिक्स आप याद करते हैं वो आप लिख कर याद किया करें, क्योंकि केमिस्ट्री को लिखने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है ना। हमने अपना भी प्रैक्टिस किया है, तो लिखकर जब हम किसी टॉपिक को याद करते हैं तो वो हमें आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि लिखकर ना बहुत सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाती है और हमें याद भी रहती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से यही बात चर्चा करनी थी कि कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे उन पर हमने चर्चा की। शायद परीक्षा के लास्ट समय अगर आप इन टॉपिक्स पर नज़र डालेंगे, बढ़िया तरीके से उनको देख कर जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और आशा करेंगे कि आप बहुत अच्छे मार्क हासिल करें। पढ़ने वाले जितने भी केमिस्ट्री की परीक्षा देने जा रहे हैं 8 तारीख को, उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस पेपर्स में बहुत अच्छे से करें, बहुत बढ़िया से करें। अगर आपने पूरी साल मेहनत की है तो कोई भी प्रश्न देखकर बिल्कुल डरे नहीं और उसको समझने की अच्छे से कोशिश करें। घबराना नहीं है किसी प्रश्न को देखकर, ये नहीं है कि ये बहुत अलग टाइप से आ गया, तो नहीं, अलग टाइप से नहीं आ गया। कोई भी क्वेश्चन से बोर्ड में जब भी कोई प्रश्न बनता है तो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है, वो आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। जैसे मान लो एक अभिक्रिया होती है हमारी विलोपन अभिक्रिया केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन चैप्टर में आपको मिल जाएगी विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया को कई नाम से पूछा जाता है, एक अल्फ़ा
डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोहेलोजनीकरण के नाम से, डिहाइड्रोहेलोजनीकरण के नाम से पूछा जाता है, अल्फा डिहाइड्रोहेलोजनीकरण के नाम से पूछा जाता है विलोपन अभिक्रिया को। तो हो सकता है कि वो विलोपन अभिक्रिया न पूछकर वो अल्फा डिहाइड्रोहेलोजनीकरण के नाम से पूछ लें। तो ये डरना नहीं है, आप उसको देखोगी, उसको दूसरे तरीके से कैसे उसमें मेंशन किया गया है, कैसे दूसरे तरीके से भी उस क्वेश्चन को पूछा गया है, ये आप हमें प्रैक्टिस पेपर जब हम हल करते हैं तो वहाँ से क्लियर हम कर लेते हैं कि ये बोर्ड में कितने तरह से प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित। तो ये सारी बातें आप क्लियर करके जाएँ, है ना। बहुत अच्छे से परीक्षा के काल में सभी आराम से रहें, है ना। और बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है एग्ज़ाम में। अगर आप प्रेशर लोगे तो फिर आपको वो प्रेशर ज़्यादा परेशान करेगा और जो आपको आ रहा होगा परीक्षा में आप वो भी भूल जाएंगे। शांत रहें एग्ज़ाम टाइम, जब आप पेपर देने के लिए वहाँ जाएँ तो ज़्यादा बातचीत न करें, एक दूसरे से डिस्कस न करें किसी चीज़ संबंधित, नहीं तो आपके दिमाग में जो आप तैयार करके आए हैं उसका फर्स्ट टाइप का हो जाता है और कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। इसी के साथ में एक बार पुनः सभी को परीक्षा काल में धन्यवाद देते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें और उम्मीद करते हैं आपके एक अच्छे रिजल्ट की। धन्यवाद।